देखिए, आतंकवाद की जो परिभाषा है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने सबसे अच्छा डेफिनेशन लगाया था। जो जिस तरीके की बर्बरता से वो मारा है लोगों ने, उसको खुद रिकॉर्ड किया है। पहले दिन 7 अक्टूबर को हर जो क्लिप आया था, और शुरू में पहले 5-6 घंटे तो टोटल इंफॉर्मेशन डोमिनेशन हमास की थी। इजराइल जो करता है वो वॉर बाय बॉम्ब करता है, हमास करता है वो वॉर बाय CNN करता है। देखिए, अरब वर्ल्ड में सब बहुत खुश हैं जो हमास के साथ किया जा रहा है, वो बस पब्लिक में बोलने के लिए तैयार है। बस यूएई पब्लिक में बोल रहा है। उससे पूछा गया था कि भाई, आपके इतने सारे टनल्स हैं, आप क्यों उसमें लोगों को उधर छिपने नहीं दे रहे हैं? वो बोलता है भाई, वो सब हमारे लड़ाकू लोगों के लिए, जो सरफेस पे जो लोग रहते हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो यूएन का है, हमारा नहीं है। Earthquake. रुक गया कि नहीं अभी भी? This is second We are wave. on the 8th floor, तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। Very long one, yeah. Oh, it's got stronger. I don't think so. 8th floor is not the right floor. My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का DFI जयपुर डायलॉग्स 2023 की साइडलाइंस पर स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं दो, आप जानते हैं, हेवी वेट्स, एक यहूद, एक हनूद, और ये हमास जो बाइडेन, और हम दोनों के बीच में मारे जाएंगे। हाँ। और मैं सबसे पहले पूछता हूँ यहूद अभिजीत यादगर से, आपकी क्या समस्या है हमास से? वो आतंकवादी है। आतंकवाद की क्या परिभाषा है? देखिए, आतंकवाद की जो परिभाषा है वो एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने सबसे अच्छा डेफिनेशन लगाया था, पर उन्होंने फिर ये उनका 1983 या 84 समिट में उन्होंने ये डेफिनेशन कॉइन किया था। प्रॉब्लम क्या था, उन्होंने रियलाइज किया कि उस टाइम वो डेफिनेशन उन सब पे अप्लाई होगा, तो उन्होंने वो डेफिनेशन ड्रॉप कर दिया। उसका आतंकवाद का डेफिनेशन क्या है? पहले एक नॉन स्टेट एक्टर होना चाहिए, अगर स्टेट ने किया वो वॉर क्राइम बनता है, नॉन स्टेट होना चाहिए। दूसरा, वो एक पॉलिटिकल मोटिव या रिलीजियस मोटिव से होना चाहिए। तीसरा, उसका जो टारगेट इनडिस्क्रिमिनेट होना चाहिए, यानी कि आप टारगेट करेंगे कि हम होटल करेंगे, पर वो टारगेटिंग नहीं होता है। होटल में आपको पता है कौन सब आएंगे, नहीं, आपको पता है 30 लोग आएंगे, वो भी इनडिस्क्रिमिनेट टारगेटिंग होता है। तो ये सब मिला के आतंकवाद का डेफिनेशन बनता है कि सिविलियंस को टारगेट करो। यही अगर आपने सोल्जर्स को टारगेट किया, वो टेररिज्म नहीं बनता है, पर अगर आपने ऑफ ड्यूटी सोल्जर्स को टारगेट किया, वो टेररिज्म बनता है। तो ये सब डेफिनेशन उन्होंने निकाला था, और फिर जब उन्होंने समझा कि वो उन दिनों में बहुत जिहाद फिहाद चल रहा था ना अफगानिस्तान में, इधर उधर, तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया। तो सुशांत जी, ये जो हमास का मामला है, तो हमास तो स्टेट एक्टर, नॉन स्टेट थोड़ी। नहीं, वो पैरा स्टेट है, पूरा स्टेट तो उनके कब्जे में नहीं है, एक प्रांत है। आप अगर वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप को एक पैलेस्टीनियन स्टेट के तरीके से देखें, तो एक प्रांत उसका जो है वो इनके पास है। उसमें इनकी कितनी लेजिटिमेसी है नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन उसका सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो ये चलाते हैं। तो एक लिहाज से पैरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है, और जो कैपेबिलिटीज भी हैं वो सिर्फ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, वो एक पैरा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन की है। मतलब ये स्टेट और नॉन स्टेट के बीच की एक जो दशा है ये उसमें आते हैं। दूसरी चीज ये है, लेकिन जो बाकी क्राइटेरिया हैं टेररिज्म के, वो तो है इनडिस्क्रिमिनेट। अब जब ये रॉकेट फायर करते हैं, अपनी तरफ से बोलते हैं हम रेजिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन रॉकेट कोई ही स्पेसिफिक टारगेट पे तो नहीं है, वो तो ब्लाइंड रॉकेट फायर कर रहे हैं। उसमें कोई मरता है, कौन मरता है, दे डोंट केयर। आप यही चीज अगर जो इजरायली करते हैं,
जब वो कहीं पे जाके बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, जरूर उसमें कोलैटरल डैमेज होता होगा, मैं उसको टोटली नकार नहीं रहा, लेकिन अपने ताई वो ये पूरी उनकी कोशिश ये रहती है कि कोलैटरल डैमेज मिनिमम हो, जो सिविलियंस हैं वो हताहत ना हो, वो बच जाएं, उनको वार्निंग दी जाती है। तो ये नहीं है कि इनडिस्क्रिमिनेट, अगर वो इनडिस्क्रिमिनेट करना चाहते तो ये 1-1.5 हफ्ता, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ही ये खत्म हो गया होता। ये तो दे कुड हैव वाइप्ड आउट द गाजा स्ट्रिप कंप्लीटली, वो नहीं किया उन्होंने। तो आप तो दूसरी जो परिभाषा है कि वो इनडिस्क्रिमिनेट वाली, और जो जो जिस तरीके की बर्बरता से वो मारा है लोगों को, और उसको खुद रिकॉर्ड किया है। देखिए, अब ये बहुत सारे लोग इस पर सवालिया निशान उठा रहे हैं कि जी ये हुआ नहीं हुआ, ये प्रोपेगेंडा है। पहले दिन 7 अक्टूबर को हर जो क्लिप आया था, और शुरू में पहले 5-6 घंटे तो टोटल इंफॉर्मेशन डोमिनेशन हमास की थी, क्योंकि सारा का सारा जो उसका एक तरीके से आंखों देखा हाल जो है, वो तो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, वो तो दिखा रहे थे अपने, उन्होंने बॉडी कैम्स लगाए हुए थे जिससे वो सारा कुछ पब्लिसाइज कर रहे थे अपने। उन्होंने जो टेलीग्राम के चैनल्स हैं, तमाम जगहों पे वो उसको पब्लिसाइज कर रहे थे और बड़ी प्राउडली कर रहे थे। आज अभी ये समाचार चल रहा था कि नॉर्थ गाजा से सिविलियंस जो है वो सफेद झंडा लेके और साउथ गाजा की तरफ जा रहे थे, और हमास ने उनके ऊपर मशीन गन से गोलियां जी। तो ये जो पूरा का पूरा है, ये जो पश्चिम में एक तरह से कुछ लेफ्टिस्ट इत्यादि ने जो इनके समर्थन में एक नैरेटिव चला रखा है कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये लगातार हम शुरू से देख रहे हैं, और सभी इजराइल वाले भी कह रहे हैं, और ये हम लोग भी कह रहे हैं कि ये जो है, ये सिविलियन को जो शील्ड बनाने का जो तरीका है, ये किसी भी तरह से आतंकवाद से कम नहीं। बिल्कुल। देखिए, ये ना जेनीवा कन्वेंशन का उल्लंघन है। अब जेनीवा कन्वेंशन में साफ साफ लिखा है आप ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जेनीवा कन्वेंशन में ये भी लिखा है कि आपको जो आक्रमण कर रहा है उसको मैक्सिमम कोशिश करना है कि सिविलियंस की मौत कम करने के लिए। वो ये नहीं बोलता है कि अगर कोई ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल कर रहा है आप उस पर वार नहीं कर सकते हैं। कोशिश करना है उसको कम करने के लिए। इजराइल जितना कर सकता है करता है। हर बार जब कोई बिल्डिंग बम होता है, उससे 10 मिनट पहले एक छोटा सा उसके ऊपर बम चलाया जाता है। वो बम सिग्नल होता है, आप 10 मिनट निकलो। कोगैट नाम का उनका ऑक्यूपेशन अथॉरिटी है, वो एसएमएस, हर फोन पे एसएमएस भेजता है, आपका बिल्डिंग टारगेटेड है, आपका ठीक 10 मिनट है उधर का निकालने से। फट टिंग टिंग, इधर 10 मिनट का टाइम है निकलने के लिए, ठीक है। उसके बाद बम गिरता है। इसीलिए आप देखेंगे, जब भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप जाके देख लीजिए जो भी आईडीएफ के जो वीडियोस हैं, उनमें जब भी बम गिरता है उसके पास में कोई भी खड़ा नहीं होता है। जब वो इंडिविजुअल टारगेटिंग करते हैं छोटे छोटे बम से, तब आपको लोग भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो छोटा सा बम है जो बस 5-10 लोगों को मार सकता है, और वो टारगेटेड और प्रिसाइज है, ठीक है ना। तो इसमें अब ये लोग क्या कहते हैं कि आप सिविलियंस को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं, आप कैसे कर सकते हैं भाई? जो उसको इस्तेमाल कर रहा है ह्यूमन शील्ड की ओर, उसका कल्पेबिलिटी क्या है? वॉर क्राइम तो उसका बनता है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या आपको क्या बताता हूं। ह्यूमन शील्ड वर्सेस कोलैटरल डैमेज, इनका कभी एक इंटरनेशनल कोर्ट सिस्टम में टकराव नहीं हुआ है। बट द जनरल लीगल इंटरप्रिटेशन इज कि आक्रमण करने वाला पार्टी जितना मिनिमाइज कर सकता है उतना ही उसको करना है। उसको ये नहीं है कि आप आक्रमण नहीं कर सकते या लोग मरने वाले हैं इसीलिए आप कर नहीं सकते। होता है, इट, आई मीन, यू नो, वॉर इज वेरी अगली, बस। और उन्होंने तो अपने सारे मोर्चे भी सिविलियंस के बीच में बना रखे। वो जानबूझ के सिविलियंस के बीच में बनाते हैं। आपने देखा होगा, ये एक 2 कौड़ी का घटिया एक स्पोक्स पर्सन है, जिनको हिंदू ने वो फ्रंटलाइन ने ये पूरा पेज दे के रखा था उनके इंटरव्यू में, मरजूक नाम का। अब मरजूक ने क्या बोला था उसका वीडियो भी है, देख लीजिए।
जो उससे पूछा गया था कि भाई आपके इतने सारे टनल्स हैं, आप क्यों उसमें लोगों को उधर छिपने नहीं दे रहे हैं? वो बोलता है भाई वो सब हमारे लड़ाकू लोगों के लिए है। जो सरफेस पे जो लोग रहते हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो यूएन का है, हमारा नहीं है। और ठीक है, इजराइल का है। और इजराइल का है। जो उनका मेन टनल सिस्टम है, वो इनफैक्ट जो सबसे बड़ा अस्पताल है उधर का, अल शिफा नाम का जो अस्पताल है गाजा में, उसके नीचे है। और क्यों बनाया गया है? क्योंकि उनको पता है कि अल शिफा पे जितना भी इजराइल चाहता है वो बम नहीं करेगा। इसीलिए उसने जो कमांड सेंटर है, जो हमास का जो लोकल लीडरशिप है, वो ठीक उसी अस्पताल के नीचे बैठते रहता है। मेरी बात मत मानिए, पिछले साल ही 212 में जून जुलाई में क्या हुआ था कि एक स्कूल था, उस स्कूल के नीचे ही यूएनआरडब्ल्यूए, ना ही तो इजराइल ने ना ही तो जर्नलिस्ट ने, यूएनआरडब्ल्यू ने स्कूल के नीचे टनल फाइंड किया। इन्होंने पूरा का पूरा अंडरग्राउंड शहर ही बना के रखा है। और जहां भी आपको स्कूल मिलेगा, आपको अस्पताल मिलेगा, आपको कोई भी पब्लिक कन्वीनियंस में, ओल्ड एज होम, ऐसे कुछ भी रख लो, उधर ही वो बनाते हैं। क्योंकि वो इजरायलियों को एक चॉइस देना चाहते हैं कि भाई तू हमारे को मारेगा, ठीक है, पब्लिसिटी का बुरा पब्लिसिटी जो होगा वो तेरे पे होगा। इसे कहते हैं हम वॉर बाय सीएनएन। इजराइल जो करता है वो वॉर बाय बॉम्ब करता है, जो हमास करता है वो वॉर बाय सीएनएन करता है। और उसमें भी वो ज्यादा अच्छे नहीं है। आपने देखा होगा कितना बॉलीवुड का घटिया से घटिया मेकअप लगा के वीडियो आता है। लिटरली उन्होंने चाइनीज वो सिलिकॉन के जो बच्चों का टॉयज है ये सब लगा के रखा है। मैं आपको, किसी को भी, हमारे व्यूअर्स को चैलेंज करता हूं, आप प्लीज जो भी वीडियो अब तक ट्वीट हुए हैं, आप उनमें जाके एक पूरा बॉडी काउंट देख लीजिए जिसमें फेस और बॉडी वेरीफाइबल है। ठीक है, 200-300 से ज्यादा नहीं मिलेंगे। ये लोग बोल रहे हैं क्या 9700 मरे हैं। ओ भाई साहब, 9700 क्यों यार वो मारना है? हर रोज वो 300-400 बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं और बस कहां से आया? खुदा भरोसे, खुदा भरोसे। पाकिस्तानियों का यही होता था ना कश्मीर में। हाँ, वो यही करते थे हाँ। कि हर साल वो 10,000 से नंबर बढ़ा देते थे। हाँ। और एक 10,000 से उनका नंबर बढ़ा देते थे। हर 2-3 साल में भारतीय जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका नंबर 1 लाख से बढ़ा देते थे। फिर वो जब 9 लाख पे पहुंचे तो फिर लोगों ने उनके हंसना शुरू कर दिया उनके ऊपर कि यार इतनी तो फौज ही हमारी पूरी की पूरी अगर यहाँ पर खड़ी है तो फिर बाकी फौज कहाँ पर है? फिर उन्होंने बोला नहीं वो फौज की नहीं हम बात कर रहे हैं, हम बाकी लोगों की बात कर रहे हैं। वो फाइनली द नंबर्स केम डाउन टू वही 2-2.5 लाख है, जिसमें इंक्लूडिंग सीएपीएफ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इंक्लूडिंग इंडियन आर्मी। तो ये इनका बहुत पुराना सा टेक्स्ट बुक ये है, इसको कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। ये बताएं कि जो आर्ग्यूमेंट लिया जा रहा है स्पेशली वेस्टर्न सो कॉल्ड लिबरल मीडिया द्वारा कि इजराइल जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी का प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहा है। तो ठीक है, हमास से हमारे 1400-1500 लोग, आप जो है वो 10,000 लोग मार रहे हो, तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं आपकी राय सुनना चाहता हूँ। वैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इसके बारे में बहस भी हुई थी करीब 1 हफ्ते पहले। देखिए, प्रोपोर्शनैलिटी का आर्गुमेंट एक बहुत ही भोंडा सा आर्गुमेंट है मेरी नज़र में। पहली बात तो ये, जैसे अभिजीत कह रहे हैं कि भाई आप पहले ये तो वेरीफाई तो करवाएं कि वो 1400 भी वहाँ पर मरे हैं कि नहीं लोग। चलिए लेट अस अज्यूम कि 3 टाइम्स 1400 मरे, 4,000 5,000 के करीब लोग मारे गए। चलिए अब मैं फॉर सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं ये मान लेता हूँ। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी की बात करते हैं, व्हाट आर यू सेइंग? भाई आपने एक कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर थोप दिया कि आपका रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनल नहीं है। व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कि आपने एक बच्चे को उठाकर अवन में डाला है और आप उसके घर में खाना खा रहे हैं? उसका क्या प्रोपोर्शनल रिस्पॉन्स क्या है? कोई डिफाइन करे ना इस चीज को कि आपने एक म्यूजिक फेस्टिवल पे आप धावा बोलते हैं, आप बहुत सारे लोगों का कत्ल करते हैं,
बहुत सारी यंग लड़कियां वहां पर कत्ल होती हैं, कुछ बच जाती हैं, उनको उनकी फ्रेंड्स के बीच में आप रेप करते हैं, उसका प्रोपोर्शनैलिटी क्या है उसकी? somebody should explain this to me. आप 25-30 बच्चे जो हैं उनको आप अगवा करके ले जाते हैं, और कोई 3 महीने 6 महीने का बच्चा है, कोई 7-8 साल का बच्चा है, उसकी क्या प्रोपोर्शनैलिटी है? आप व्हाट आर यू सेइंग कि अच्छा जी वो 30 लेके गए तो आप 60 ले आए वहां से? इज दिस प्रोपोर्शनैलिटी? इसकी परिभाषा क्या है? वैसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो इंटरनेशनल लॉ है वो ये कहता है कि प्रोपोर्शनैलिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव. करेक्ट. सो इसमें क्या होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू, स्टेटेड ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटर हमास, टू फिनिश हमास, to finish and deter Hamas, to finish it locally in Gaza and to deter जो international leadership है from doing it again. इसमें deterrence, so deterrence कैसे होगा? It is proportionate to deterrence. It is proportionate to finishing off. Finishing off में आपका interpretation है. आपको बोला जा रहा है आप मेरे को अंडा पका के दीजिए, आपकी मर्जी, आपको अंडे का भुर्जी बनाना है, अंडे का ऑमलेट बनाना है, उबला हुआ अंडा बनाना है, पोच्ड अंडा बनाना है, फ्रेंच टोस्ट बनाना है उसका, ठीक है ना? तो ये प्रोपोर्शनैलिटी भी बहुत ओपन टू इंटरप्रिटेशन है. मुझे कोई ये बताए कि जो हमास ने किया था 7 अक्टूबर को, वो कौन सी प्रोपोर्शनैलिटी की डेफिनेशन में फॉल कर रहा था? वो तो हमास चार्टर है उनका. हाँ, ये बस खुद अपना ही डेफिनेशन ढूंढते रहते हैं. So somebody, ये देखिए जो आपको कन्वीनियंट लगता है. मैं आपको बताऊंगा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या बात हुई थी. उसमें एक्चुअली आप लोग जो कह रहे हैं वो उसी के अनुसार ही था, और कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? ये ऑब्जेक्टिव इज टू फिनिश ऑफ हमास विच इज एब्सोल्युटली प्रोपोर्शनल टू देयर रिक्वायरमेंट्स. बिकॉज हमास का जो ऑब्जेक्टिव है इज टू नॉट टू हैव अ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बट टू फिनिश ऑफ द जूस, टू एक्सटर्मिनेट जूस ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर द वर्ल्ड जी. उनके जो खासतौर से आर्टिकल 4, 7 और 11 जो है वो यही कहते हैं. और उस पे उन्होंने एक और चीज भी ऐड की है कि पहले हम यहूदियों को मारेंगे, उसके बाद क्रिस्तान के पीछे जाएंगे. भाई बेसिकली कि हम किसी भी नॉन मुस्लिम को we cannot countenance the existence of a non-Muslim in the world. Yeah. This is the stated objective. That is in consonance with their holy book, of course, 8.39, if anyone wants to refer to it. तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यही बात आई कि भाई ये क्या है, और उसमें अल्टीमेटली आई फॉरगेट द नेम, द जेंटलमैन इज एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल लॉ, सो ही एक्सप्लेन द इंटरनेशनल लॉ एंड दैट एक्चुअली कैरिड द डे. और वो ये था कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव, और जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी लॉजिकल. सो इट इज अ लॉजिकल ऑब्जेक्टिव फॉर इजराइल टू फिनिश ऑफ हमास, क्योंकि हमास का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव अदरवाइज उसको करने के लिए. And second part, to deter future attack, which means after the immediate military thing there will be international assassinations of the Hamas leadership, which is also completely justified and within the parameters of proportionality. Yeah, what is international law? It is what you want it to be when you want it to be. Bas. So basically international law is might is right. वैसे तो यूएन ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, वो भी इंटरनेशनल लॉ है. किसने बोला इंटरनेशनल लॉ है? भाई ये बोलने की बात है. ये तो ये सबसे इंटरेस्टिंग जो इंटरनेशनल लॉ का डेवलपमेंट हुआ, ये डैनियल राइजनर नाम का एक प्रोफेसर था, ठीक है. उसी ने ये पॉइंट आउट किया कि सबसे अच्छा डेफिनेशन टेररिज्म का ये ओआईसी का डेफिनेशन था. और उसी ने ये ड्रोन वॉरफेयर जब शुरू हुआ था, ये टारगेटेड असैसिनेशंस जिसे कहते हैं, और उसने बोला कि ड्रोन वॉरफेयर का मतलब क्या है, इसको हम लीगल कैसे बनाएंगे. रेपिटिशन से लीगैलिटी बनती है. अगर आप देख लीजिए, जो हम अल्कोहल पीते हैं या तंबाकू पीते हैं, ये क्यों लीगल है? अल्कोहल का जो एडिक्शन है वो लगभग ड्रग्स के मुताबिक ही है. अगर अल्कोहल हमने आज ही डिस्कवर किया हो तो वो बैंड सब्सटेंस होता है. तंबाकू का उससे भी ज्यादा है.
तो अगर तंबाकू हम आज ही डिस्कवर करते, इट वुड हैव इमीडिएटली बिकम अ बैंड सब्सटेंस। पर क्योंकि ट्रेडिशनली हम तंबाकू खाते आए हैं, ट्रेडिशनली हम अल्कोहल पीते आए हैं, इसीलिए इन दोनों को बैन नहीं करेंगे, पर कोकेन, हेरोइन, इन सबको बैन करेंगे। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, वो बोल रहे हैं कि हम बार बार ड्रोन्स के साथ टारगेट करके मारते रहेंगे। उसका एक दो रूल है। एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी, जज के पास नहीं जाना है, पर एक कमिटी होना चाहिए, सेटअप कमिटी, जो डिसाइड करेगा। उसमें यह भी नहीं होना चाहिए उसने ये किया और उसका पनिशमेंट, वो जुडिशियल वर्डिक्ट नहीं होना चाहिए, वो प्रीएम्प्शन होना चाहिए कि वो ये करने वाला है, इसलिए मैं इसको मारने वाला हूं। तो थोड़ा बहुत वो उसका ना रूल्स का थोड़ा ढोंग रचना पड़ता है, नंबर वन, और दूसरा करते रहना पड़ता है ताकि वो नॉर्मलाइज हो जाए, है ना। तो यही होता है इंटरनेशनल लॉ, रूल्स का ढोंग एंड रेपिटेशन। यार रेपिटेशन भी बकवास है, ढोंग है। ढोंग है बेसिकली ये ढोंग का खेल है, नथिंग मोर नथिंग लेस। आप में दम है, आप पंगा ले लो, आप में दम नहीं है तो पंगा मत लो, बॉटम लाइन। तो कनाडा जो है वो भारत को ब्लेम कर सकता है, अब देखिए, और अब we are talking serious stuff, अब आप- यूएस जो है वो जस्टिन ट्रूडो एक दो कड़ी का जोकर है यार। वही, अब दिस हम इज, सीरियस बात हाँ। कर रहे हैं, आप कोई क्लाउन शो के बारे में बात कर रहे हैं सडनली। ये क्या होता है? कल को कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं आएगी। अच्छा चलिए, अब जरा अरे हम थोड़ी उसको सी तो बॉलीवुड एक्टर बनने की क्या औकात है, वो तो एक्स्ट्रा भी नहीं बन सकता है बॉलीवुड में। नहीं, एक्स्ट्रा बन जाएगा बॉलीवुड में, गोरे लोगों की बड़ी- हाँ, तो आप वैसे ये बताएं कि अरब वर्ल्ड में इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है? देखिए, अरब वर्ल्ड में सब बहुत खुश हैं जो हमास के साथ किया जा रहा है, वो बस पब्लिक में बोलने के लिए तैयार नहीं है। बस यूएई पब्लिक में बोल रहा है। यूएई की सिवाय इसमें सबसे खुश कौन है? सऊदी अरेबिया, बहरीन। बहरीन अरबी में कुछ कहता है, अंग्रेजी में कुछ और करता है। परसों उन्होंने बोला था हमने अपना राजदूत को वापस बुला लिया है इजराइल से। फिर रिपोर्टरों को, इजरायलियों को पता नहीं था कि बहरीनियों ने अरबी में ये बोला है। तो सब गए कि भाई आपको पता है ये हुआ है, और सब बहरीन के एम्बेसी में गए। बहरीन के खुद के एम्बेसडर को पता नहीं था, उनको विथड्रॉ किया गया है। इजराइल को पता नहीं था, विथड्रॉ किया गया है। आज कंफर्म हुआ है कि बहरीन ने कुछ नहीं, बस इधर प्रेस को बोला कि विथड्रॉ, राजदूत को विथड्रॉ कर दिया गया है, उधर कोई विथड्रॉल नहीं हुआ है। ठीक है ना। सबसे इसमें खुश है सऊदी अरेबिया, क्योंकि उसने बहुत दिनों से, पहले तो लोग समझते नहीं हैं कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जो हमास मुस्लिम ब्रदरहुड से ही, इख्वान से आता है, सऊदियों को उससे सख्त नफरत है, क्योंकि दे आर एंटी मोनर्की। वो राजशाही के खिलाफ है, वो एक सॉर्ट ऑफ उलेमा शाही चाहते हैं। तो इस वजह से जब उन हमास लोगों को मारा जाता है, सऊदी बहुत खुश हैं। और अब जो हमास को सब इक्विपमेंट ईरान दे रहा है, तो इनको और भी मार पड़ रही है, तो सऊदी डबल खुश हैं। तो पब्लिक में एमबीएस बोल रहा है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? प्राइवेट में बोल रहा है, अरे नेतन्याहू भाई चंगा और मार। कतर का ब्लॉकेट भी मुस्लिम ब्रदरहुड की वजह से किया गया था, जीसीसी ने। ऑफ कोर्स, आप जाके, लोग ये जानते नहीं है, पर जो अल जजीरा है, इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोपगेट द व्यू ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। और ये जो कतर मॉडल है, ये जॉर्डेनियन मॉडल है। जॉर्डन में उन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड को किंग्स लॉयल ऑपोजिशन बना के रखा है कि हम तुमको टॉलरेट करेंगे, पर तुम ज्यादा ये मॉनर्की के खिलाफ नहीं बोलोगे। कतर ने भी ये ट्राई किया है कि ये भी हम थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड का मामला है, इसमें तो इजिप्ट भी इनके बहुत ही सख्त खिलाफ है। बिल्कुल। और ये सारा जो बीच में हुआ था, आपको जो अरब स्प्रिंग वगैरह हुआ था, उसमें मुस्लिम ब्रदरहुड ने कैप्चर किया था, और बाद में फिर पूरी आर्मी जो है वो अल सीसी ने उनको फिर भगा दिया। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मामला है पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड का, पूरे अरेबियन वर्ल्ड में। बिल्कुल, मुस्लिम ब्रदरहुड की एक फॉलोइंग है, लेकिन इशू ये है कि अरब वर्ल्ड में ये जो फिलिस्तीन वाला मुद्दा है, उसको बहुत वर्षों तक आपने
एक लिहाज से उसको उबलने दिया। अब वो एक एक तरीके से जो पब्लिक लेवल पर, जो स्ट्रीट लेवल पर एक सेंटिमेंट है, वो सेंटिमेंट स्टेट लेवल पर मैच नहीं करता। तो स्टेट और स्ट्रीट के बीच में एक डिवाइड आपको नजर आता है। जो स्टेट स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी बहुत बड़ी तब्दीली आई। सऊदी अरेबिया की ये बात कर रहे हैं अभिजीत, यूएई की आप बात कर लीजिए, इधर जो लीडरशिप है वो बहुत इनलाइटेंड लीडरशिप है। एमबीएस, बाकी आप जो मर्जी बोलें, वो रियलाइज करता है कि ये तेल का खेल जो है ये शायद 15-20 साल और चलेगा। अब तेल तो चलेगा, लेकिन ये जो खेल है सारा, उससे जो ताकत आती है या जो आपको प्रोफाइल मिलती है वो खत्म होने वाला है मैक्सिमम 15-20 साल। क्योंकि बहुत टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जो ये दिस बिकम्स रिडंडेंट। उसको अपनी इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म करनी है, उसको अपनी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म करनी है, दैट यू आर फ्यूचर रेडी, यू आर फ्यूचर प्रूफ। अगर आप तेल के बलबूते पे रहें तो आप फ्यूचर प्रूफ नहीं है। यूएई ने काफी हद तक वो ट्रांजिशन मैनेज कर ली है, ये लोग भी करना चाह रहे हैं। बहुत सारे और अरब देश हैं जो रियलाइज कर रहे हैं कि उनके लिए अगर वो हमास जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हिजबुल्लाह जैसी जो हैं, उसमें एक सेक्टेरियन एंगल भी आ जाता है, अजम और अरब का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी आ जाता है, उसमें तुर्क भी कहीं पे बीच में अपना भौंका लगा रहे हैं कि यार हम भी तो हैं, हम देखो हम तो खलीफे थे। वो खिलाफत उस्मानिया अर्दोगान वाले चला हैं। जाता नहीं है, बोला जाता नहीं है, लेकिन उसको सडनली अर्तुगरल बनने की कोशिश कर रहा है वो जाहिल आदमी। तो अच्छा, इनका ये टेररिज्म भी फैलाते थे टर्की वाले, ये बड़ा कुछ इन्होंने किया है, लेकिन इनको ज्यादा भाव नहीं मिल रहा। इनका एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशिया वगैरह में। तो ये एक तिकोना कंपटीशन भी चल रहा है इनके बीच में। नाउ ईरान ने ये किया है, ईरान ने बहुत सारे जो इस टाइप के ग्रुप्स हैं उनको बहुत पेट्रोनाइज किया। उससे ईरान का जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो गया। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद एक कंसर्टेड एफर्ट था बाकी जो सुन्नी अरब देश थे कि ईरान को कंटेन किया जाए। वो कंटेनमेंट पिछले 15-20 वर्षों में, जब से ओबामा आया है वाइट हाउस में, तब से अगर आप देखें तो ईरान ने वो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी को तोड़ना शुरू कर दिया था, शायद उससे थोड़ा पहले से, लेकिन उसके बाद तो बहुत तेज रफ्तारी से उसने वो कंटेनमेंट को तोड़ा है। अब आप देख लीजिए उनका लेबनान में आपको फुटप्रिंट मिलता है, आपको सीरिया में मिलता है, यमन में मिलता है, इराक में मिलता है। उसमें बहुत सारी हिमाकतें अमरीकियों की भी थी, लेकिन दे हैव ब्रोकन थ्रू दैट स्ट्रेट जैकेट। अब वो ईरान का कुछ फुटप्रिंट आपको अफगानिस्तान में भी नजर आ रहा है। तमाम ये चीजें चल रही हैं। नाउ सडनली ये वाले जो लोग हैं इनको अब खतरा महसूस होना शुरू हो गया कि यार ये ईरानी तो कल को हमारे यहाँ पर भी, क्योंकि ये जो अभिजीत कह रहे थे कि ये एक राजशाही और मुल्ला डम के बीच की भी एक कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान में मुल्ला डम है और बाकी जगहों पे राजशाही है, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो ये इतने, इट्स नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। सो अरब दुनिया मैक्सिमम उनकी कोशिश ये होगी कि ये एक्सपैंड ना करे, क्योंकि उसका नुकसान इनको होगा। ईरान के पास कुछ खोने को ही नहीं है। अब क्या है खोने को उनके पास? उनके पास 3 या 4 रिफाइनरी हैं, वो खत्म हो जाएंगी, उसके बाद वो करते रहेंगे जो भी करना है उन्होंने। लेकिन इनके पास बहुत कुछ खोने को है, क्योंकि ये आगे अब फ्यूचर देख रहे हैं। देयर इज दैट ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज आल्सो देयर। अब ये चाहते नहीं है कि ये इसमें आए, तो अगर वो तो ये चाहेंगे कि यार आप हमास को खत्म करो, कल करते हो आज कर दो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो और थोड़ा साफ सुथराई से कर दो काम। यू विल बी डूइंग अस अ फेवर। आईमैक हैज गॉन नोवेयर। वो जो मतलब गॉन नोवेयर मतलब कि वो खत्म नहीं हुआ, वो प्रोजेक्ट अभी भी चल रहा है। उसमें अभी ये जो पॉज आया है उसमें भी अभी पीछे पर्दे के पीछे काम चल रहा है कि एक प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा, वो सारा पीछे पर्दे के पीछे चल रहा है काम, ताकि जैसे ही वो पॉलिटिकल लेवल पे बातचीत दोबारा से शुरू हो तो दे विल हिट द ग्राउंड रनिंग। बाकी आप जितनी मर्जी शेख चिल्ली वाली है पाकिस्तानी बना रहे हैं, इनके मुशाहिद हुसैन टाइप के जाहिल लोग जो है ये बड़ी बड़ी अपने ख्याली पुलाव पका रहे हैं, और अमेरिका का डॉलर खत्म हो गया, अमेरिका की पावर खत्म हो गई, ये जो सारा का सारा मगरिब है ये
तहस नहस हो गया, इस ईरान और रूस और चीन मिलके एक नई दुनिया बनाएंगे। चीनी तो वैसे ही तुमसे बड़ा डरते हैं भाई, चीनी तो तुम्हारे को अंदर नहीं आने देंगे अपने घर के। कौन सी चीन की बात कर रहे हो तुम? गधे तो इम्पोर्ट कर लेंगे, गधे वधे तो इम्पोर्ट करते रहेंगे, उससे कोई उनको प्रॉब्लम। तो देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लक्स व्हिच इज टेकिंग प्लेस। ये इतना आराम से, ये दिस इज नॉट एक पहलू की बात नहीं है, आप 5-6 बड़े बड़े मुद्दे जो हैं अब क्लैश में आ रहे हैं। और इन सब के चक्कर में हमारे यूक्रेन का क्या होगा? यूक्रेन कहाँ है वो? अब देखिए क्या हुआ है अभी। अब मैं पिछले हफ्ते के जो क्लियरेंस था, यूक्रेन ने $60 बिलियन मांगा था पैकेज में। 60 बिलियन विद अ बी। पता है कितना मिला? गेस? 60 मिलियन? नहीं, 400 मिलियन। ओ, बहुत ज्यादा मिल गया। बहुत ज्यादा मिल गया, पर 1 बिलियन से भी कम। इजराइल को 6 बिलियन चाहिए था, इजराइल को कितना मिला पता है? 8? 14। ठीक है, तो इजराइल को मुंह मांगे से ज्यादा मिला है। यूक्रेन को आधा तो छोड़ो, 1/10 भी नहीं मिला। 1/10 की तो बात छोड़ो, 1/60th से भी कम। 120th मिला है। 120th से भी नीचे, 120 में से 1 से नीचे मिला है। सो आप देख लीजिए यूक्रेन का होने वाला क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका और जो वेस्ट है वो क्वांटिटी नहीं बनाते हैं, वो क्वालिटी बनाते हैं। इजराइल को क्वालिटी चाहिए। जब उसको एक आप $5,000 का एक ये प्रिसीजन वेपन दोगे, वो बिल्कुल सही सा इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन को जब आप वही 5,000 का इस्तेमाल करोगे, उनको पता नहीं होता है कि इसको इस्तेमाल। देखिए, अगर आप एक डॉक्टर को स्कैल्पेल दोगे, डॉक्टर बिल्कुल सही तरह से, जैसे ये हमारे जो बरखुरदार हैं थोड़े मोटे हैं, इनका थोड़ा ऑपरेशन लाइपोसक्शन कराना है, अच्छा। तो वो बिल्कुल सही सा निकाल के इनका आप पतले चर्बी हैं? निकालेंगे। मैं बहुत पतला हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप बिगट हैं, पर मैं बहुत पतला हूँ। तो इनका ठीक से वो नीचे से काट के इनका ठीक से लाइपोसक्शन करेंगे। पर यही आपने जाके अपने घर में जो कांता जी आपके लिए मटन पुलाव, चिकन पुलाव बनाती है, उनको दिया, तो वो क्या करेंगी? मटन चिकन को ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे कैसे काट काट के उसमें डालेंगी। तो वही जो प्रिसीजन टूल है, वो एकदम प्रिसाइसली इनका लाइपोसक्शन करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या आपके घर में जैसे काट के बिरयानी अजीब अजीब तरह से काट काट के बिरयानी बनाया जाता है, उसकी तरह भी इस्तेमाल हो सकता है। प्रिसीजन वेपन इज लाइक दैट। खाते तो सब्जियां कटवाते। अरे कौन बोलता है मीट नहीं खाते? जब से ये सैमुअल डिक्सन बने हैं, ये मीट ही खाते हैं। इनका बिना मटन के गुस्से में आ जाते हैं ये बहुत। तो कैसा पापी है ये? मैं पापी हूँ? हाय राम, क्या होमोफोबिया चल रहा है इधर। एनीवे, तो इसमें क्या होता है आप देख लीजिए। जब भी यूक्रेन को ये एक्सपेंसिव वेपन्स दिए गए हैं, उनको कोई एहसास ही नहीं कि भाई ये 5,000 का है। बिकॉज उनका जो पहले का जो सोवियत सप्लाई चेन था, उसमें एक बम $5 का भी नहीं होगा। तो $5 का अगर आप एक बच्चे को फेरारी दोगे, उसको वो जैसे अपना टॉय कार्ट चला के इधर बूम उधर बूम करके वो क्या वो बम्पी कार्स जो जिसे कहते हैं वैसे चलाता है, फेरारी को भी बूम बूम करके एक दिन में तबाह कर देगा। ऐसे इस्तेमाल कर दे। देखिए, ऐसे तो सप्लाई नहीं हो सकता है ना। और वो आपने देखा होगा, वो जो 2 रशियन प्रैंकस्टर्स हैं, वोवान एंड लेक्सस, उन्होंने परसों जो लीडर्स को कॉल करके प्रिटेंड करते हैं कि मैं ये हूँ वो हूँ करके, उन्होंने प्रिटेंड किया कल कि वो अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट हैं और जॉर्जिया मेलोनी से बात किया। और जॉर्जिया मेलोनी ने सबका पर्दाफाश कर दिया। उन्होंने बोला, देखिए ये ज़ेलेंस्की नालायक है, ये यूक्रेन का ऑफेंसिव फेल हुआ है, हम सबको अब यूक्रेन पे फैटिग होने लगे। यूक्रेन फैटिग को हिंदी में क्या कहेंगे? फैटिग को यूक्रेन से थकाव आ गई है, एक घृणा आ गई है, हम और यूक्रेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और आपने देखा था यूक्रेन में जो उनका जो गांजेडी राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की, वो इसमें आना चाहता था इजराइल में, G20 में भी आना और वो G20 में भी आना चाहता था, उसको हमने रोक दिया। पर वो इजराइल भी जाना चाहता था, ये 7 ऑफ अक्टूबर को हुआ था।
और वो यहूदी है, और फिर भी उन्होंने बोला भाई निकल यहाँ से। हर जगह जहां जाता है ये वो सोरोस का चेला है। सलमान खान की तरह वो फैटिग्स पहन के जाता है, लगता तो भाई पुद्दू गोल्डन रिट्रीवर की तरह। गोल्डन रिट्रीवर वैसे बहुत सुंदर होते हैं, गोल्डन रिट्रीवर को भी नहीं वैसे बोलना चाहिए, वैसे पता नहीं किसकी तरह लगता है। छी, रॉटवाइलर कितने स्वीट होते हैं। नहीं, वो थोड़ा बकरे की तरह लगता है। और यू नो यार क्या करोगे, एवरीबॉडी इज टायर्ड ऑफ यूक्रेन। आपने पिछले जब से 7 अक्टूबर से लेके अब तक आपने यूक्रेन के बारे में कितनी बार में न्यूज में सुना? मैंने तो नहीं सुना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। यही अब यूक्रेन गया, रूस इज ऑलमोस्ट वन। ये तो होना ही था। They were waiting for an opportunity to cut off Ukraine. This is the perfect opportunity. Where does that leave the Pax Americana? पैक्स अमेरिकाना है। देखिए पैक्स अमेरिकाना में प्रॉब्लम ये है कि वेरी बैडली एडवाइज्ड। ये हम रूस के साथ पंगा लेना ही नहीं चाहिए था, अननेसेसरी। विवेक रामास्वामी सही बोल रहा है? नहीं, ही टॉक्स टू मच। अगर वो थोड़ा सा सोच समझ के बात करे तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। एक नुआंस आपको रखना होता है हर एक चीज़ में, जो वो नहीं रखता, स्पेशली ये फॉरेन पॉलिसीज़ के इश्यूज में। शुरू में बोला कि मैं इजराइल को, हाँ हमारा दोस्त है, हम मदद करेंगे, लेकिन हम किसी चीज़ में पढ़ेंगे नहीं। भाई आप नहीं बोल सकते ये, भाई आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छा लगे या ना लगे। कुछ कुछ ऐसे थिएटर्स हैं जहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट अनिवार्य है, आप नहीं निकल सकते उससे। अगर आप निकलेंगे तो यू विल बी अ डिमिनिश्ड पावर, यू विल हैव टू बी आउट देयर। रशिया के साथ अननेसेसरी पंगा था। भाई ठीक है, आपको बंदा नहीं पसंद आता, डजंट मैटर। आप, वो तो चाहता था, ही वाज लुकिंग फॉर वैलिडेशन फ्रॉम द वेस्ट। आप ही उसको उंगल करते जा रहे थे बार बार नेटो को एक्सपैंड करके। अच्छा, आप नेटो को एक्सपैंड तो कर रहे हैं, नेटो से ज्यादा डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में कोई नहीं है। आप डिसीजन ही नहीं ले सकते नेटो में। आप कल को अमेरिका को निकाल दें नेटो से, नेटो विल कोलैप्स, इट कांट टेक अ डिसीजन, इट्स एब्सोल्युटली यूजलेस। सो आप क्यों एक्सपैंड कर रहे हैं, किस लिए? रशिया वाज नॉट थ्रेटनिंग एनीबॉडी एट दैट टाइम, इट वाज अ रिलेटिवली वीक पावर। वो आपके साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, वो आपके साथ, यू माइट नॉट लाइक कि वो अपने देश के अंदर राजनीति कैसे चलाता है। ठीक है, आपको नहीं पसंद, झेल लीजिए 10 15 20 साल, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आपको था कि नहीं, हम पहले यूक्रेन को डिस्टेबलाइज करेंगे, फिर बेलारूसिया को डिस्टेबलाइज करेंगे, बाकी जगहों पे कलर रेवोल्यूशंस लेके आ रहे थे। आप क्यों कर रहे थे? आप क्या जरूरत थी आपको ये करने की इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स? लेकिन उस समय इन्होंने रियलाइज नहीं किया था कि यार चीन जो है, इट्स अ मॉन्स्टर वेटिंग टू हिट यू। वो बाद में रियलाइज हुआ। बाय दैट टाइम आप रशिया से पहले ही पंगा ले चुके थे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक लिहाज से अगर देखा जाए, तो हमास कुड अनलीश अ थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि चीन को ये रशिया को ये लगता है कि यार यूक्रेन से अटेंशन हट गई है, तो हम तो, हमारे तो बारे नहीं आ रहे हो गए, अब हम इनको थोड़ा सा और धकेलते हैं वेस्ट को यहाँ पर, और इन लोगों का समर्थन करते हैं। ऊपर से चीन जो है उसको ये लगेगा कि अमेरिका तो ओवर एक्सटेंड हो गया, तो अब मैं जरा ताइवान में उंगल करता हूँ। तो यू कैन एक्सपैंड द थिएटर, एट द सेम टाइम यू कैन कंसोलिडेट, यू कट ऑफ यूक्रेन एंड यू से सेटल विद रशियंस, यू विल गेट अ बैड डील, लेकिन जो भी डील मिलती है उससे सेटल करो, ये युद्ध खत्म करो। आप वहां से उसको हटें, वहां पर कोई पीस टॉक्स वगैरह शुरू करें, रूस को चीन से हटाएं। अगर चीन के साथ आपका जो एक लार्जर स्ट्रैटेजिक वो है। दूसरा, डोंट फॉरगेट, वॉर ऑन टेरर इज एन इटर्नल वॉर। ये वॉर कहीं नहीं जा रही। आपने बोल दिया कि वॉर ऑन टेरर अब खत्म हो गई है, नहीं खत्म हुई। आपने बोला कि वॉर ऑन टेरर पे हम वो सर्जिकल टाइप की चीजें कर करके हम इसको संभाल लेंगे, आपसे नहीं संभलेगी। आप ये देखिए 9/11 के बाद जो थिएटर एक्सपैंड किया है, 9/11 तक क्या, जो ये जो सारा का सारा साहिल का एरिया था, या जो सारा का सारा सब सहारन अफ्रीका था, वहां पर ये प्रॉब्लम थी। 20 साल के बाद कितनी प्रॉब्लम बढ़ गई है। द इंटायर स्वॉथ ऑफ टेरिटरी ऑफ अफ्रीका इज डिस्टर्ब टुडे। आपका सारा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो गया है। आपके यहाँ पर जो सब कॉन्टिनेंट का एरिया, ये तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन आपके साउथ ईस्ट एशिया में ये प्रॉब्लम चली गई है काफी हद तक। तो आप ये देखें ना, इसका
और यूरोप के अंदर पहुंच गए हैं ये। तो आप बोल रहे हैं वॉर ऑन टेरर खत्म हो गया, कहां से खत्म हो गया भाई? दिस इज द सेकंड बिग थिएटर यू हैव टू फेस, और ये आपके घर के अंदर है थिएटर अब, ये बाहर नहीं है। ये जो अफगान पहले बोला करते थे ना कि भाई आप या तो काबुल के अंदर लड़ाई लड़ लो या फिर बर्लिन के अंदर लड़ो, आप जब भाग गए काबुल से तो अब आपको बर्लिन के अंदर लड़नी पड़ेगी ये युद्ध। और दूसरा है बीजिंग वाला जो फ्रंट है, आप उसको भी नहीं इग्नोर कर सकते। अगर आप मिडल ईस्ट को जाने देते हैं, बीजिंग के हत्थे चढ़ने देते हैं, तो इट्स अ मैसिव स्ट्रेटेजिक सेटबैक फॉर यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इजराइल, इट्स अबाउट योर ओन सिक्योरिटी नाउ। रूस को ये पता है कि अगर ये मिडल ईस्ट आपके हाथ से निकल गया और रूस के पास अभी भी तेल और गैस है, बेशक 15-20 साल का खेल, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे, 15-20 साल में अब तहस नहस कर देंगे उनकी इकोनॉमी को। 15-20 साल के लिए तो उनको वो तेल गैस चाहिए। आप बोल रहे हो कि अच्छा रूस भी आपसे अलग हो जाए और मिडिल ईस्ट भी आपके हत्थे ना आए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? यार मैप ही देख लिया करो। गूगल मैप देखते हो तो थोड़ा सा बड़ा करके मैप को देख लो। केजी तो कंक्लूडिंग रिमार्क्स अभिजीत जी। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिकन्स बहुत बुद्धू लोग हैं। एक किस्म से जब आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो और सीखे कुछ नहीं होते। हाँ, उसको कहते हैं डनिंग क्रूगर सिंड्रोम। वो कहते हैं ना, देखिए क्वालिफिकेशन और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, दे इन्होंने आर क्वालिफाइड बट नॉट एजुकेटेड। हाँ, तो इन्होंने बहुत पढ़ लिख ली पर समझे कुछ नहीं है। ये वो महाभारत में स्टोरी है ना कि सत्यम वद धर्मम चर, रोज सिखाते हैं, सब एक एक बार में सीख लेते हैं, कौरव पांडव सब, बस युधिष्ठिर सीख नहीं पाता है। क्यों? बिकॉज ही हैजंट इंटरनलाइज्ड द लेसन, ही एक्चुअली वांट्स टू लर्न द लेसन। वो इनकी काबिलियत नहीं है। ये सब अभी इसमें पड़े हुए हैं बैटल ऑफ द प्रोनाउंस में। आपका प्रोनाउंस क्या है? ये पूछ रहे हैं कि आपका जमीन कहाँ है, आपका एनर्जी कहाँ है। अमेरिका में पूछ रहे हैं आपके प्रोनाउंस क्या हैं, आप मर्द हैं, औरत हैं, किन्नर हैं या फ्लूइड है। हाँ, मैं तो सेल्फ आइडेंटिफाई करता हूँ अपने आप को एक बनी रैबिट की, मैं अपने आप को योर बनी शिप मानता हूँ। तो अभी रात के लिए, अभी रात के लिए, अभी सुबह 2 पता घंटे, नहीं क्या होगा। हाँ सुबह मैं अपने आप को कपकेक मानता हूँ, और वो फिर ब्रेकफास्ट टाइम पे। हाँ दोपहर के टाइम पे मैं अपने आप को एक समोसा मानता हूँ, कीमा समोसा। ये आलू फालू का समोसा कौन खाता है? जंगली But- मांस भी बन सकता है। हाँ, जंगली मांस भी बन सकता है। तो ये इज दिस अ रियली कॉन्वर्सेशन टू हैव? प्रोनाउंस पे राइट्स हो रहे हैं उधर, प्रोनाउंस पे लोगों का जॉब जा रहा है, ये तमाशा बना के रखा है। अमेरिका हैज बिकम अ नॉन सीरियस कंट्री, दे बिकम अ आज से 10 साल पहले इन इश्यूज के ऊपर दे वुड हैव सेंट यू फॉर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट। हाँ, और भेजना भी चाहिए। और भेजना भी चाहिए। आज आपने उनको मेन स्ट्रीम कर दिया। लाइक ट्रूडो। देखिए ट्रूडो का दिमागी संतुलन नहीं खो बैठा है, वो बुद्धू है। देखो बुद्धू और दिमागी संतुलन खोने में बहुत फर्क पड़ता है ना। नाउ प्रॉब्लम क्या है इसमें कि अमेरिकन्स हैव स्क्रूड अप राइट रॉयली। अ लॉट ऑफ पीपल, ये इसीलिए ना आइडियोलॉजी पे कभी नहीं चलना चाहिए, दिमाग लगा के चलना चाहिए। वो रिशेलू बोलते थे ना कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आरंट सॉल्वेबल बाय मैक्सिम्स इन बुक्स, और ये उन्होंने 1600 के पहले, 16 के पहले क्या आता है, 17 नहीं 15 नहीं, हाँ 1600 में कार्डिनल रिशेलू जो फ्रांस के प्रधानमंत्री थे लुई द 13th के नीचे, उन्होंने बोला था कि जो बुक में जो आप ये दोहा एकादश की तरह पढ़ते हैं, दोहा एकादश पे देश नहीं चलते हैं। इनका प्रॉब्लम क्या है, ये पूरा दुनिया दोहा एकादश पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने के लिए बहुत अच्छा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। बट मैं इसको थोड़ा पैराफ्रेज पता है कैसे करूंगा, जो अभी अभिजीत बोल रहे। earthquake See, you're seeing a live earthquake during a conversation. No, it's fine. रुक गया कि नहीं अभी भी?
This is the second. वी आर ऑन द 8th फ्लोर, तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है। वेरी लॉन्ग वन, या It'll move slightly more, but oh, it got stronger. No, we're under a pillar. We're at the right place to be. I don't think so. 8th floor is not the right floor. Yeah, but since you already are here, बढ़ रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।